टैरो कार्ड रीडिंग है जो वो उसकी गाइडेंस से हम कैसे बच्चों को क्लैरिटी दे सकते हैं। क्या 2026 में मास्टर कैडर पॉसिबल है? प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आज एक नया स्टेप हिस्ट्री में पहला स्टेप लेने जा रहे हैं जो कि आज तक किसी भी इंस्टीट्यूशन ने बच्चों के लिए इस तरह से नहीं लिया है। स्टूडेंट्स के लिए टैरो कार्ड रीडिंग है जो वो किस तरह से काम कर सकता है। तो स्टूडेंट्स के साथ ये बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि वो एक फेज़ में होते हैं जिसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, अलग अलग नोटिफिकेशंस आते हैं। कार्ड्स टोटली प्रैक्टिकल होते हैं। क्लैरिटी नहीं रहती है कि उन्हें मतलब टीचिंग की तरफ जाना है या फिर उनको रिसर्च की तरफ जाना है, तो मतलब कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट्स। स्पेशली एक चीज़ बता दूं, जैसे क्या चीज़ उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं कि वो डेली रूटीन में अपना ऐड करे कि जिससे मतलब जो वो अपना उन्होंने टारगेट सेट किया वो अचीव कर ले। आप जल्दी सेटल होना चाहते हैं तो फिर आप हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल अकेडमी। आज हम आपके साथ लेके आए हैं आकांक्षा मारवाहा, एक टैरो कार्ड रीडर जो कि अपने काम के लिए विश्व विख्यात हैं। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी अचीवमेंट्स, तो हमने सोचा कि आज हम इनके साथ बैठ के स्टूडेंट्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो एग्ज़ाम्स को लेके क्लैरिटी है, कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, मेंटरिंग की ज़रूरत है, या एग्ज़ाम्स को लेके उनके मन में कोई कन्फ्यूजन्स हैं या स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, वो सारी चीज़ें जो भी बच्चों के मन में रहती हैं उनको लेके आज हम आकांक्षा के साथ ये बातें क्लियर करेंगे कि टैरो कार्ड रीडिंग है जो वो उसकी गाइडेंस से हम कैसे बच्चों को क्लैरिटी दे सकते हैं, या ऐसी कौन सी एनर्जीज़ हैं जो बच्चों को मेंटल ब्लॉक बना के रखती हैं या उनको सक्सेस पाने से, एग्ज़ाम को क्रैक करने से कहीं ना कहीं बाधित करती हैं, उनको रोकती हैं। So, I introduce Akanksha Marwaha. So, we welcome her from Bansal Academy, all the staff और सबकी तरफ से। और ये आज हमारे लिए एक ब्लेस्ड डे है कि आज हम इनके साथ बैठे हैं और हम बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आज एक नया स्टेप हिस्ट्री में पहला स्टेप लेने जा रहे हैं जो कि आज तक किसी भी इंस्टीट्यूशन ने बच्चों के लिए इस तरह से नहीं लिया है, ताकि साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक दोनों ही रूप से हम बच्चों की हेल्प करें और बच्चों की कन्फ्यूजन्स को दूर करते हुए उनको हम उनके जो चैलेंजेस उनकी तैयारी में, प्रिपरेशन में आ रहे हैं, उनको हम दूर कर सकें। सो आकांक्षा, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, सिर्फ 2 लाइनें, फिर मैं आपसे सवाल जवाब स्टार्ट करूँगा। मेरा नाम आकांक्षा मरवा है। मैं लास्ट 10 ईयर्स से टैरो रीडिंग कर रही हूँ। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई स्टार्टेड माय टैरो करियर, और इसलिए मैं रिलेट कर सकती हूँ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स के साथ कि वो क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उन्हें किन चीज़ों को लेके क्लैरिटी चाहिए। सो दिस इज ओके। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम आकांक्षा इज, आकांक्षा, स्टूडेंट्स के लिए टैरो कार्ड रीडिंग है जो वो किस तरह से काम कर सकता है। टैरो सबके लिए वर्क करता है क्योंकि वो एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है। किसी के भी माइंड में कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली जो भी थॉट्स हैं, दोनों तरह से वो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। और देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो अभी हम सोच रहे हैं, 2 दिन बाद हम वो नहीं सोचते। तो स्टूडेंट्स के साथ ये बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि वो एक फ़ेज़ में होते हैं जिसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, अलग अलग नोटिफिकेशंस आती हैं, एग्ज़ाम डिले होते हैं या अचानक से आ जाता है। तो टैरो उसको हेल्प करती है आपको एडवाइस दे के, ताकि आपको क्लैरिटी आए और आप उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर सकें। आकांक्षा, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि 2026 जो आने वाला साल है, टैरो के अकॉर्डिंग हमारे बच्चों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है और हम क्या उम्मीद रख सकते हैं टैरो कार्ड के थ्रू अपने बच्चों के लिए। कार्ड से ही चेक कर लेते हैं 2026 कैसा रहने वाला है स्टूडेंट्स के लिए जो बंसल अकेडमी से जुड़े हुए हैं। ओके, सो जो कार्ड्स मेरे पास आए हैं उसके अकॉर्डिंग 2026 बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेने वाला है। जो भी अभी तक एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशन थी जो नहीं हो रहे थे और जो लोग वेट कर रहे हैं जिन एग्ज़ाम्स का, वो सारे एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। मुझे जो एनर्जीज़ दिख रही हैं, ऐसा दिख रहा है कि अगस्त तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो भी लोग अभी प्रोसेस में हैं, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, और बहुत मैजिकल रिजल्ट्स भी मिलने वाले हैं उन लोगों को जो ट्रस्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन को। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि ऐसे कौन कौन से मेंटल ब्लॉक्स हैं स्टूडेंट्स के जो कार्ड्स के थ्रू हम देख सकते हैं, और उनकी रेमेडी के बारे में अगर हो सके तो आप थोड़ा सा बताएं हमें। ओके, श्योर। पहले चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं स्टूडेंट्स जनरली। ये सवाल हमारा मेंटल ब्लॉक्स के ऊपर है कि स्टूडेंट्स को कौन कौन से मेंटल ब्लॉक्स
आते हैं। यस। ओके, सो जो जनरल मेंटल ब्लॉक्स मुझे दिख रहे हैं वो बेसिकली एंजाइटी इश्यूज़ हैं, कन्फ्यूजन्स हैं। उसके अलावा मुझे ये भी दिख रहा है कि लैक ऑफ स्लीप की वजह से भी इश्यूज़ दिख रहे हैं जो उनकी क्लैरिटी को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद अपनी मील्स मिस करने से भी मुझे इश्यूज़ दिख रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग जो है वो भी एंजाइटी क्रिएट कर रही है। बेसिक मेंटल ब्लॉक्स तो यही नज़र आ रहे हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है। आप एक बार रिपीट कर सकते हैं दोबारा बच्चों के लिए ये चीज़? श्योर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि एंजाइटी, उसके अलावा जो मेंटल इशू मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है वो दिख रहा है कन्फ्यूजन, लैक ऑफ स्लीप, मील्स मिस कर देना जिसकी वजह से वो क्लैरिटी लूज़ कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन में। ओके, तो हमारे स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें देखिए पता भी होती हैं, लेकिन टैरो कार्ड रीडिंग भी वही चीज़ बता रही है। और इसमें 2-3 इश्यूज इन्होंने ऐसे बताए हैं बच्चों के, जिसको जनरली बच्चे मिस भी करते हैं और वो किसी की सुनते भी नहीं हैं। वो एक तो है लैक ऑफ स्लीप, और सेकेंडली है जो मील्स को मिस करना। ये 2 बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके करियर को अफेक्ट कर रही हैं, उनकी एनर्जीज़, बेसिकली एनर्जीज़ के अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं करियर को अफेक्ट कर रही हैं। तो जैसे आकांक्षा ने आपके साथ डिस्कस किया, आप इसका भी थोड़ा ख्याल रखिए। अब आगे सवाल मेरा ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फियर ऑफ फेलियर जिनके मन में रहता है, सेल्फ डाउट रहता है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आपकी क्या एडवाइस है और टैरो कार्ड्स उसके लिए क्या बता रहे हैं हमें? ओके, चेक कर लेते हैं। ये प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को इसलिए आती है क्योंकि जनरली वो क्या करते हैं, वो टेस्ट सीरीज़ फॉलो नहीं करते। जो मुझे दिख रहा है कंसिस्टेंसी नहीं रहती उनकी प्रिपरेशन में, जिसकी वजह से उनको जनरली ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम आती है। तो उनको इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि वो जो भी पढ़ रहे हैं, अगर वो टेस्ट सीरीज़ नहीं फॉलो कर रहे हैं, वो टेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो फिर वो हेल्प नहीं करेगी। उनको अपनी एनालाइज करना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन को। आकांक्षा, ये टैरो में कैसे पता चलता है? जैसे आपने बताया टेस्ट सीरीज़ की आपने जैसे बात की, तो वो बात कैसे वो कैसे पता चलती है? हाँ, अगर आप मेरे कार्ड्स को देख पाओगे ना, तो इसमें पहला कार्ड ये आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स कहते हैं इसको। ये बता रहा है कि आप सिर्फ सक्सेस की तरफ देख रहे हो। आप उसके बाद नेक्स्ट जो कार्ड है ये है द मून का कार्ड। ये बता रहा है कि आप ना बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं रहे हो जो प्रैक्टिकली अप्लाई करनी चाहिए। इस कार्ड का मीनिंग बता रही हूँ मैं, क्योंकि टैरो जो है वो स्टोरी बेस्ड होता है, वो एक स्टोरी बताता है। और थर्ड कार्ड मेरे पास जो आया वो आया 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये है कि सपने तो आपके बहुत हैं, लेकिन आपने उसके लिए कोशिश रियलिस्टिकली नहीं की है, आपकी सिर्फ प्लानिंग ही प्लानिंग है। तो उसके बेस पे मुझे ये पता चला कि जनरली ये इशू रहता है, क्योंकि ये एक स्टोरी की तरह होता है। तो टैरो कार्ड्स आपको ये बता रहे हैं कि जब तक आप सपने तो देख रहे हैं, लेकिन आप जब तक इवैल्यूएशन नहीं कर रहे हैं टेस्ट के थ्रू या एग्ज़ाम्स के थ्रू या पेपर्स के थ्रू, आप सक्सेस तब तक नहीं पा सकते हैं। तो प्रैक्टिकली ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो लोग तैयारी अच्छे से नहीं कर रहे हैं, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी भी चल रही है लेकिन टेस्ट के थ्रू इवैल्यूएशन नहीं कर रहे हैं, उनके लिए ये एक रेमेडी है कि उनको करना क्या है। नेक्स्ट सवाल मेरा ये है आकांक्षा आपसे कि मैंने अक्सर ये देखा है कि स्टूडेंट्स के सपने बहुत ज़्यादा है, यानी कि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। वो जैसे मान लीजिए अभी एग्ज़ाम में जा रहे हैं या जाने वाले हैं, तो वो क्या करते हैं कि उनको ऐसा वो ना अपने मन में 100 धारणाएँ पैदा करके जाते हैं कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, और उसके बाद वो उस रिज़ल्ट को भी मतलब कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं। तो ऐसे ओवर थिंकिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस पे जब हम इवैल्यूएट करते हैं तो एंड में ओवर थिंकिंग वाले स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस बिल्कुल पीछे रहती है। लो आती है। तो टैरो कार्ड्स उनके बारे में क्या बताते हैं? एडवाइस करना चाहते हैं। क्या एडवाइस करना चाहते हैं? ओके, चेक कर लेते हैं। तो जैसे आप कार्ड्स देख रहे हो, ये स्ट्रेस की वजह से ओवर थिंकिंग जो है इट रिजल्ट्स टू स्ट्रेस। तो आप अगर इस कार्ड को ध्यान से देखोगे, ये है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऐसी हालत में रहते हैं यूजुअली स्टूडेंट्स एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले। तो आप प्लीज़, अगर आपका एग्ज़ाम, आप अपने प्रेपरेशन फेज़ में ऐसा रह सकते हो, लेकिन आप एग्ज़ाम से पहले ऐसा नहीं रह सकते। वो आपकी जो भी परफॉर्मेंस है उसको तो अफेक्ट करेगा ही, साथ में वो एग्ज़ाम में आपको जो आप क्वेश्चन देख रहे हो उसमें कन्फ्यूजन जनरेट करेगा। आप
उसको मिसरीड करोगे क्वेश्चन को। और उसको अवॉइड करने के लिए आप पहले तो आपको सरेंडर होना चाहिए, और आपको कि आपने जो भी प्रिपरेशन की है उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो एक्सेप्टेबल होगा। और अगर दूसरी रेमेडी मैं आपको दूं तो आप जब भी जा रहे हो अपने एग्जाम के लिए आप पहले सॉल्ट बाथ लेके जाओ, तो सो दैट आपकी नेगेटिविटी वहीं पे वॉश आउट हो जाए पहले ही। राइट। सो आपको आपकी प्रॉब्लम के बारे में भी और उसकी रेमेडी के बारे में भी पता चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कम करने के लिए स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए आकांक्षा? ये 99.9% या फिर 100% ये कह लो कि ये प्रॉब्लम सबके साथ रहती है। ओके, स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? पहले भी मैंने ये चीज़ एड्रेस की थी, अब मुझे कार्ड भी वैसा आ रहा है कि प्रॉपर स्लीप इज़ रिक्वायर्ड। ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक इंसान जो है वो सो तो रहा है, वो सोने की कोशिश तो कर रहा है रेस्ट करने की, लेकिन स्वॉर्ड्स के बारे में सोच रहा है, मतलब आने वाली अपनी दिक्कतों के बारे में ज़्यादा सोच रहा है। तो अगर आप परेशानी के बारे में सोचोगे आप परेशानी को ही अट्रैक्ट करोगे। तो पहले तो अगर आप प्रॉपरली रेस्ट ले रहे हो आप प्रॉपरली रेस्ट करो, और दूसरी चीज़ आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो आपकी क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं। आजकल के टाइम पे डिस्ट्रैक्शन मोबाइल, एग्जैक्टली वो एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। और आप सिर्फ अपने गोल को देखो, और उसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं जो हेल्प करती हैं। आप क्लियर क्वार्ट्ज पहन सकते हो, वो एक क्रिस्टल होता है, इजीली अवेलेबल होता है, उसको हिंदी में स्फटिक कहते हैं। तो आप क्लियर क्वार्ट्ज पहन सकते हो। ओके। अब आकांक्षा हम प्रिपरेशन और स्ट्रेटजी के ऊपर थोड़े से क्वेश्चन हैं, और हमें ये पता करना है टैरो कार्ड्स के थ्रू कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बच्चे तैयारी कैसे करें। ओके, सो अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए आपको कैसे तैयारी करनी है हम ये चेक कर लेते हैं। ओके, सो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपको सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि आपके पास जितना भी मटेरियल है पहले आप उस पे ही फोकस करें। आप और जगह ना जाएं। जो आपके हाथ में है, जैसे इस कार्ड में दिख रहा है नाइट ऑफ कप्स, इस नाइट के हाथ में जो कप है जो इसके पास है, पहले सिर्फ वो उसी चीज़ को अच्छे से करें, उसका रिवीजन करें और चीज़ों में ना पढ़ें। सबसे पहले तो वो चीज़ उनको करनी है। और जब लास्ट में जब वो एग्ज़ाम आने वाला होगा तो 5-6 वीक्स की एनर्जी, या 5-6 डेज़ पहले, अगर आपका एग्ज़ाम जल्दी है तो 5-6 डेज़ पहले, और अगर आपके एग्ज़ाम में अभी टाइम है तो 5-6 वीक्स पहले आप उस टाइम पे जो है और चीज़ों और न्यू टॉपिक्स को एक बार देख लो। लेकिन अभी जो आपके हाथ में है, जो मटीरियल आप जहाँ पे ट्रस्ट करते हो, आप प्लीज़ उसी चीज़ को अच्छे से पहले प्रिपेयर करो और रिवाइज करो। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल ये है कि अगर मान लीजिए तैयारी करने में बार बार अड़चन, ऑब्स्टेकल्स कोई ना कोई आ रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं, ओके, तो उस केस में हम क्या करें? स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बड़े जोश और जुनून के साथ तैयारी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनका वो 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद उनका जोश और जुनून है जो ना, वो क्लैरिटी है ना, जो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और वो हताश होकर बैठ जाते हैं और वो तैयारी नहीं करते आगे। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए टैरो क्या गाइडेंस देता है? ओके, सो बेसिकली मोटिवेशन जो मुझे कार्ड में दिख रहा है वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको कोई और प्रोवाइड नहीं कर सकता, आपको वो खुद क्रिएट करनी पड़ती है। जैसे ये हैंग्ड मैन का कार्ड है, आप इसको देखो, ये ऐसे बीच में मतलब 2 रोड्स, क्रॉस रोड्स के बीच में यहाँ पे लटक के खड़ा है। अगर आप किसी चीज़ में आए हो, अगर आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अब आपने वो फैसला ले लिया है, तो आप प्लीज़ उसमें रहें। आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। कोई और आपको, अगर आप आउटर सोर्सेज पे डिपेंडेंट रहते हो तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, वो आपको एक क्लैरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इनर विजडम के साथ ही आप मोटिवेटेड रह सकते हो। हर्डल्स इसीलिए आते हैं क्योंकि प्रायोरिटीज सेट नहीं होती हैं, तो आप प्रायोरिटाइज करो बिफोर गेटिंग इनटू समथिंग। ऐसा कोई फैसला ले रहे हो प्रिपरेशन का तो इसलिए, अदरवाइज कोई हर्डल्स नहीं आएंगे, अदरवाइज वो चीज़ें डिस्ट्रैक्शंस होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टैरो के अकॉर्डिंगली अब कई बार एग्ज़ाम्स का अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा रहती है कि 1 साल बाद आएगा या 1.5 साल बाद आएगा या 5 साल से आया ही नहीं है। और एक तो सवाल ये है कि जो लॉन्ग टर्म एग्ज़ाम्स हैं उनको स्टूडेंट्स कैसे लें? पहले आप इसका आंसर दे दीजिए, फिर मैं शॉर्ट टर्म में भी सवाल पूछ लेता हूँ।
उसके लिए मैं आपको न्यूमरोलॉजी से आंसर देती हूँ। अब जो कमिंग ईयर है 2026 वो सन का ईयर है। अगर आप उसको टोटल करोगे सिंगल डिजिट में जब वो आएगा तो वो होगा नंबर 1, तो वो सन का ईयर होता है। सन का ईयर ग्रोथ का ईयर तो होता ही है, सक्सेस का ईयर तो होता है, लेकिन वो होता है अपॉर्चुनिटीज़ का ईयर। तो अगर बहुत टाइम से आपकी चीज़ें नहीं हो रही हैं तो अब आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। ऐसा नहीं होगा आपकी बार बार नोटिफिकेशन आ रही है। अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है या आप इतने टाइम से वेट कर रहे हो, वो अनाउंसमेंट ही नहीं हुए, वो सारी चीज़ें इस ईयर में होंगी 2026 में। ओके, सो अब आप सब स्टूडेंट्स को पता है कि आने वाला जो 2026 है इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो आने जा रहे हैं, क्योंकि अगर मैं इसको थोड़ा सा इस एंगल से देखूं 2026 में जैसे पंजाब है उसमें मास्टर कैडर लेक्चर कैडर के एग्ज़ामिनेशंस की संभावना पूरी है, और इधर हमारे CSIR नेट के एग्ज़ामिनेशंस हैं जो वो भी टाइम से चल रहे हैं। अभी CUT PG IIT जैम ये अब टाइम से होने स्टार्ट हो गए हैं, इनमें अब डिले नहीं है। जो भी डेट्स आ रही हैं उन्हीं डेट्स को ये एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो अब हमारा इसका मतलब जो 6 मंथ्स का साइकिल है वो दोबारा रिपीट होने वाला है। तो जब दोबारा रिपीट होने वाला है तो उसमें कुछ एग्ज़ाम्स तो इमीडिएटली हमारे हैं, जैसे कोई 1 महीने बाद, जैसे मान लीजिए कोई टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड टेट के एग्ज़ामिनेशंस हैं वो होने वाले हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को आकांक्षा क्या करना चाहिए कि जो जिनका 1 महीना रह गया है उनके लिए टैरो कार्ड क्या गाइड करता है? ठीक है, चेक कर लेते हैं। वो स्टूडेंट्स जिनका 1 ही महीना रहा है उनको क्या करना चाहिए। तो जिनका 1 ही महीना रहा है उनको अब तक जो वो चीज़ें पढ़ चुके हैं बस उन्हीं का रिवीजन करें वो, और अपनी जो आपने अभी तक जो भी स्ट्रैटेजीज फॉलो की हैं उन्हीं स्ट्रैटेजीज के साथ जो हैं वो आगे चलें। अपनी प्रेपरेशन पे पूरा ट्रस्ट रखें और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें। सक्सेस उनको ज़रूर मिलेगी। आकांक्षा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लोग किस्मत में यकीन करते हैं और कुछ लोग हैं जो एफर्ट में यकीन करते हैं। तो आप ये बताइए कि एफर्ट और लक का बैलेंस कार्ड्स कैसे बताते हैं, क्या बताते हैं? कार्ड्स टोटली प्रैक्टिकल होते हैं। अगर मैं अभी ऐसे रैंडमली भी कार्ड्स पिक करूँगी तो यहाँ पे कुछ कार्ड्स ऐसे आएंगे, जैसे कि मैंने कहा ये कार्ड है हेरोफेंट का। ये कार्ड बेसिकली बताता है, जैसे आपके क्वेश्चन के लिए मैंने पिक किया, तो ये कार्ड बताता है डिवाइन ब्लेसिंग का। डिवाइन ब्लेसिंग तो है फर्स्ट कार्ड में। सेकंड कार्ड में आया है क्वीन ऑफ कप्स। इसका मतलब है कि आपको इमोशनली भी कंटेंट होने की ज़रूरत होती है अगर आप ऐसी किसी चीज़ में हैं, अगर आप किसी बड़े एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं। उसके साथ आपने 2 फैक्टर्स बोले थे, मैं जो आपका फर्स्ट और थर्ड कार्ड में आंसर हुआ है, पर मैंने आपको एक इमोशनली कंटेंट जो कार्ड्स बता रहे हैं अपनी तरफ से वो भी आंसर में बताया है। और थर्ड है ये आपकी प्रेपरेशन, ये है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये बताता है कंप्लीटली प्रैक्टिकल एफर्ट्स, आपकी मेहनत को आप देख सकते हो, ये आपके स्किल्स को, आपकी मेहनत को बताता है। तो ये प्रैक्टिकल आंसर्स देते हैं जो ज़रूरी है। जैसे अगर आप किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो 80-85% आपकी मेहनत ही आपकी काम आएगी। उसके बाद जो डिवाइन ब्लेसिंग है आप पे, आपकी किस्मत जो है वो उसके बाद साथ देना स्टार्ट करती है। ओके, तो सारे स्टूडेंट्स को ये मैसेज तो बड़ा ही क्लियर है कि भरोसा आप अपने मेहनत टेस्ट पे और अपने एफर्ट्स पे रखें, ना कि अपनी किस्मत पे। किस्मत साथ तभी देगी जब आप मेहनत करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा टाइम मैनेजमेंट के इश्यूज को लेके है। स्टूडेंट्स को टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए? Yes. ओके, सो टाइम मैनेजमेंट का इशू एड्रेस करने के लिए आपको पहली चीज़ तो ये देखनी है कि आप कोई भी चीज़ नहीं स्टार्ट कर रहे हो, आपने कोई स्ट्रैटेजी चेंज किया आप, या फिर आपने कुछ जो आपका स्टडी मटेरियल जो भी फॉलो करे वो कंप्लीट करके आप नेक्स्ट बुक की तरफ जा रहे हो या किसी और चीज़ की तरफ जा रहे हो, टेस्ट सीरीज़ की तरफ जा रहे हो, तो आप प्लीज़ सिर्फ 2 दिन लें उसको सोचने के लिए। उससे ज़्यादा आप उस चीज़ में ना अटकें। आप कोई भी चीज़ प्लान कर रहे हो तो 2 दिन से ज़्यादा उसकी प्लानिंग में ना रहें, उसके बाद आप एक्शन लें। दूसरा, जो चीज़ करनी है वो आप करें। आप प्लीज़ आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करें आप 7 to 8 आवर्स के बीच में ही सब करें और उसके बाद बाकी चीज़ें करें। आप बार बार ऐसे अपनी एक रूटीन को चेंज ना करें। जो आप अगर आप 2 आवर्स पढ़ रहे हो तो आप 2 आवर्स ही पढ़ो, अगर आप 7 आवर्स पढ़ रहे हो आप कंसिस्टेंटली 7 आवर्स ही पढ़ो। आप जो भी कर रहे हो उस एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन के बीच में रोज़ करें, इससे आपकी टाइम मैनेजमेंट इम्प्रूव होगी।
और जो लास्ट फैक्ट दिख रहा है मुझे जो आप कर सकते हो लास्ट ये है कि आप कुछ टाइम के लिए प्लीज़ अपनी डिस्ट्रैक्शंस बंद कर दें। ये चीज़ें आप बाद में भी सेलिब्रेट कर सकते हो, ये कार्ड्स के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा लेजर टाइम सबको चाहिए होता है, पर उसको भी आप प्लीज़ फिक्स्ड रखें। आकांक्षा, कंसिस्टेंसी जो है उसका ब्रेक होने का स्पिरिचुअल रीज़न क्या हो सकता है आपके कार्ड्स के अकॉर्डिंग? स्पिरिचुअल रीज़न यस, दैट इज़ लैक ऑफ डिसिप्लिन। आप चीज़ों के साथ बैठ तो गए हो, पर आप बैठे हो अपनी सोच में। आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा अपने कर्म में, जो अकॉर्डिंगली मुझे लगा आपको अपने कर्म में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। आप उन चीज़ों के साथ बैठ जाओगे, आपके माइंड में है लेकिन एक्शन नहीं है, तो फिर कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी। ओके। अब डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, टाइम मैनेजमेंट को लेके हमने सवाल पूछे, लेकिन आपने यूजुअली नोट किया होगा कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसा होते हैं जो बोलते हैं कल करेंगे, परसों करेंगे, अभी स्टार्ट करते हैं, थोड़ी देर में कर लेंगे, 2 मिनट का टाइम दे दो, 5 मिनट का टाइम दे दो। वैसे बहुत बच्चे हमारे पास हैं, हमारे खुद के बच्चे भी ऐसे हैं जो हमेशा 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट या 1 दिन 2 दिन समय मांगते हैं, कर देंगे, ऐसा होता है। तो इसको एक अंग्रेजी का शब्द है जिसको बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। तो ऐसे जो लोग हैं जो प्रोक्रेस्टिनेट करता है, उनके लिए आप टैरो कार्ड में क्या सोल्यूशन बताएंगे ऐसे आलसी बच्चों के लिए? ओके। यस। सो जो आकांक्षा, आप कार्ड भी थोड़े दिखाते रहिए हाँ, मैं इनको, आपको ताकि कार्ड बच्चों को ये दिखाती पता हूँ। ये चले कि पहला कार्ड आया नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी चीज़ों को लेके आज स्टबर्न नहीं है, अगर आज नहीं आप कर सकते हो, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, तो वो चीज़ें आपको कहीं भी नहीं लेके जाएंगी। अगर आप अपने लिए नहीं ये चीज़ कर सकते, आप अपने लिए स्टबर्ननेस नहीं रख सकते कि मुझे ये चीज़ अभी करनी है, इसी वक्त करनी है, तो फिर आपकी जो सक्सेस है वो भी डिले होगी, वो भी आपको वैसे ही ट्रीट करेगी। तो पहले कार्ड का ये मतलब है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। सेकेंड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। जब हमें क्लैरिटी नहीं होती है तो हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। क्लैरिटी, अब किस चीज़ क्लैरिटी की बात कर रहा है ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स? ये उस क्लैरिटी की बात कर रहा है कि शायद आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं, आपको खुद पे भरोसा नहीं कि आप ये चीज़ क्लियर कर लोगे, आप ये गोल अचीव कर लोगे, इसलिए आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो कि मैं बाद में कर लूँगा, मेरे पास अभी बहुत समय है। क्योंकि जिसको इस चीज़ की वैल्यू है वो प्रोक्रेस्टिनेट कर ही नहीं सकता, उनको लिमिटेड टाइम में ही चीज़ें करने की आदत होती है। और थर्ड कार्ड आया है द टावर। द टावर का मतलब ये है कि अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो तो आपको, ये आपका अपना डिसीजन है, लेकिन इसमें आपकी किस्मत किसी कहीं से भी साथ नहीं देगी। इट विल लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ओनली। टाइम तो चला जाएगा आपका, कल को जाके हो सकता है माइंडसेट भी बदल जाए, आप वो चीज़ ना करें, आप करना ही ना चाहें। जैसे आपने, मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ, आपकी एकेडमी है, अगर किसी ने कोई कोर्स परचेज़ किया, ठीक है मैं कल से स्टार्ट करूँगा या मैं कल से स्टार्ट करूँगी, अब ऐसे करते करते 10 दिन हो जाएंगे, वो टाइम भी आपका साथ नहीं देगा क्योंकि आपने खुद ही अपने आप को वैसा बना लिया है। सो अब आपको आंसर्स, आपको बड़े अच्छे अच्छे आंसर्स मिल रहे हैं, और कार्ड्स के अकॉर्डिंग जब आंसर्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस में वो हर चीज़ आप लोगों को मिल रही है जो आपको गाइड कर रही है, मेंटरिंग कर रही है। तो आकांक्षा के यहाँ होने से हमें एक फ़ायदा तो ज़रूर हो रहा है कि हम लोग आज, एक तो हम बातें करते हैं, एक मेंटरिंग करते हैं कि आप प्रोक्रेस्टिनेट ना करो, या फिर आप डिसिप्लिन में रहो, टाइम मैनेजमेंट करो, ये सारा करो। लेकिन आज हमें टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू ये भी पता चल रहा है कि यस, ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, और कार्ड्स भी इस दिशा में आपको ज्ञान देते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है सवाल है जो वो सेल्फ बिलीफ को लेके, हमारी इनर ग्रोथ को लेके है। तो उसके बारे में आकांक्षा, सवाल बड़ा सिंपल सा है कि बच्चे एग्ज़ाम से पहले या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जब शुरू करें तो सेल्फ बिलीफ को कैसे बिल्डअप करें? ओके, सेल्फ बिलीफ को बिल्डअप करने के लिए आप अपने लिए ही एक मैप क्रिएट कर सकते हो। आपको जो भी चीज़ें चाहिए लाइफ में, आप उनकी क्लियर पिक्चर जो है अपने आगे
जहाँ पे भी आप प्रिपेयर कर रहे हो वहाँ पे लगा सकते हो, जिससे मैनिफेस्टेशन तो होती है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको आपका गोल रोज दिखता है। आप कार्ड्स का आपका भी थोड़ा belief- थोड़ा बताते रहो साथ हाँ, में कि कौन सा कार्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली ना, थोड़ा सा बच्चों को आइडिया मिल जाता है ये इसमें द से। वर्ल्ड का कार्ड है। इसमें क्लियरली बहुत सारी चीज़ें आपको साइड में देखने को मिलेंगी। तो इसका ये मतलब है कि आप जो भी चाहते हो, आपने जो जिस चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उस अपने आप को ना उस चीज़ की एनर्जी से सराउंड कर लो। अब आप उस चीज़ की एनर्जी से कैसे सराउंड करोगे? आप ऐसी पिक्चर्स इकट्ठी कर लो कि आप जो एग्ज़ाम क्लियर करोगे उसके बाद आप कैसे दिखोगे, आपका ऑफिस कैसे दिखेगा, आप कहाँ जाने वाले हो, आप कहाँ पढ़ोगे वो क्लियर करने के बाद। तो आप वैसी एनर्जीज अपने सराउंडिंग्स में क्रिएट कर लो। दूसरा है 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स हमें क्लियर बाउंड्री सेट करने को कहता है कि अगर आपको अपना बिलीफ सिस्टम हाई रखना है तो आप क्लियर बाउंड्री सेट करो। मतलब आपके आसपास ऐसा कोई नेगेटिव पर्सन या कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए जो आपको ये बताएं कि आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार बाहर का शोर आपके अपने गोल से ज़्यादा, आपकी अपनी आप जो चाहते हो उस चाहत से ज़्यादा हो जाता है। तो आप बाहर के शोर से क्लियर बाउंड्री सेट कर लें। उसके बाद आता है द डेथ का कार्ड आया है इस क्वेश्चन के लिए। तो द डेथ का कार्ड ये बताता है कि कुछ चीज़ें करने के लिए आपको कुछ पुरानी चीज़ें ख़त्म भी करनी पड़ती हैं। तो आपको हो सकता है कि आप अभी तक जिन चीज़ों पे बिलीव कर रहे थे वो आपको ख़त्म करना पड़ेगा। हो सकता है कि वो टाइम, प्रेपरेशन का टाइम बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो, जिसमें आपको बहुत टाइम देना पड़े। आपने पहले इतना सोचा नहीं था पर आपको करना पड़ रहा है, या आप कोई भी अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करने के लिए आप कोई टेस्ट दे रहे हो, उसमें अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप बार बार स्टार्ट करें। डेथ का कार्ड आपको दोबारा से चीज़ें स्टार्ट करने के लिए बताता है। लास्ट आता है पेज ऑफ कप्स। आप जो भी कर रहे हो उसको बहुत प्यार से करो, 100% दो, आपको ज़रूर उसमें रिटर्न मिलेगा। आपका बिलीफ सिस्टम बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगा। ये सवाल था कि सेल्फ बिलीफ कैसे बिल्ड करें, लेकिन अगला सवाल इस सेल्फ बिलीफ के साथ जुड़ा हुआ है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि अक्सर जितने बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सारे के सारे बच्चे कहीं ना कहीं ये सोच के ही प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं कि हम कर जाएंगे, एग्ज़ाम क्रैक करेंगे और हमारा जो डिज़ायर्ड एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो हमें मिल जाएगा, गोल अचीव कर लेंगे। अब सवाल ये है कि सारे बच्चे अपना पोटेंशियल यूज़ क्यों नहीं कर पाते कांक्षा? ओके, सारे बच्चे अपना पोटेंशियल क्यों नहीं? क्योंकि कुछ रह जाते हैं, कुछ मतलब कर जाते हैं, तो ऐसा क्या है, पोटेंशियल यूज़ क्यों नहीं करते हैं सारे अपना, या क्यों नहीं कर पाते हैं? टैरो कार्ड इसके बारे में क्या बताता है हमें? सो ये कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। ये बता रहा है कि इनर कन्फ्लिक्ट की वजह से प्रॉपर एक्शंस नहीं आ पाते हैं। वो अपने आप में ही उलझे रहते हैं, जिस वजह से उनके एक्शंस नहीं आ पाते, और वो कहीं ना कहीं उन लोगों से लैक करते हैं जो उस चीज़ में बहुत टाइम से कंसिस्टेंटली एफर्ट्स ले रहे हैं। आपके एफर्ट्स भी उतने हो सकते हैं, लेकिन आपका जो इनर कन्फ्लिक्ट है वो आपको शायद बहुत सारी चीज़ें नहीं करने दे रहा है। आपकी प्रेपरेशन में आप वहाँ पे कहीं ना कहीं आप लैक कर रहे हो, आप क्वेश्चंस को नहीं समझ पा रहे हो उनके मुकाबले ज़्यादा। और दूसरा है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपके पास हमेशा अदर ऑप्शन रहता है, जिस वजह से आप एक चीज़ में नहीं कंसंट्रेट करना पाते हो। आप अगर अपने ऑप्शंस ख़त्म कर दोगे तो आप उस एक ही चीज़ की तरफ जाओगे। इसी के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए एक लास्ट क्वेश्चन जो हमारा इनर ग्रोथ और सेल्फ बिलीफ को लेके है, वो पोटेंशियल को लेके है। देखिए, अक्सर एक स्टूडेंट है वो बार बार कई बार एग्ज़ाम्स, डिफरेंट एग्ज़ाम्स देता है, एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट करता रहता है, उसको जो चाहिए वो उसको क्रैक नहीं कर पाता है, वो मतलब परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। हर बार वो कोशिश पूरी कर रहा है, सोच के यही जाता है कि मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा, लेकिन वो ना, जैसे ही मान लीजिए प्ले ग्राउंड है, कोई क्रिकेट है, बार बार बच्चा खेलने जा रहा है और उसको वो कर नहीं पा रहा। जब वो कर नहीं पा रहा है तो क्या उसके लिए कमबैक पॉसिबल है ऐसे बच्चों के लिए? कार्ड्स क्या बता रहे हैं इसके बारे में? कार्ड्स ये बता रहे हैं, ये द जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट का कार्ड ये है कि सबका अपना कर्मा होता है, उसका अपना रिजल्ट होता है। तो अगर जो आपका पास्ट कर्मा मतलब कार्ड्स को डिफाइन करूँ तो मैं आपको ये इस तरह से बता सकती हूँ कि आपका जो पास्ट कर्मा है उसकी वजह से अगर आपको बार बार फेलियर मिल भी रहा है तो नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा तो नहीं है कि आप आए हो तो आपके लिए कुछ प्लानिंग नहीं, आपके लिए ऑब्वियसली कुछ प्लान करके रखा होगा, भगवान ने कुछ बेटर ही प्लान किया होगा। तो अब आप ये कर सकते हो कि आप कमबैक तो पॉसिबल है, लेकिन कमबैक
के लिए आपको बहुत चीज़ें बदलनी भी पड़ेंगी। अभी तक आप जिस तरह से चल रहे थे, हो सकता है आप वो रास्ता आपके लिए है नहीं, आपको नया रास्ता चूज़ करना पड़ेगा। तो आप कम बैक कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें साथ में बदल के ही वो हो पाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो जिनको आप बता रहे हैं, तो उनका किसी का फिक्स्ड एम होता है कि मैंने यूपीएससी ही जाना है, या मैंने साइंटिस्ट बनना है, या मैंने टीचर ही बनना है, या मैंने कुछ और ही बनना है। उनका एक एम फिक्स होता है थ्रू आउट लाइफ, जब से छोटे हैं, छोटे से लेके बड़े होने तक। अब ऐसे स्टूडेंट्स को टैरो कार्ड के थ्रू हम क्या बताएं कि आप अपना एम चेंज कर लो, अपनी लाइन चेंज कर लो, या फिर जो आपने सपना बचपन से देखा है आप उसको छोड़ दो। ऐसा हम क्या बच्चों को सलाह दें? हम ऐसा तो बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा बोलते हैं तो बच्चे कहीं ना कहीं डिस्करेज होते हैं उस चीज़ से, डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चे जो एक ही चीज़ वो चाहते हैं कि हम उस चीज़ को अचीव करें, तो उस केस में उन बच्चों के लिए क्या सलाह है, उनको क्या करना चाहिए? अगर आपका एक ही एम है, अगर आप उसके अलावा कुछ और सोच नहीं पाते हो, तो ये कार्ड्स आए हैं मेरे पास, जैसे 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड फिर से हेरोफेंट। तो आप ना, आई डोंट नो सबका बिलीफ होता है इस पे या नहीं होता है, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा अगर आप एक ही चीज़ करना चाहते हो, तो एक प्रैक्टिकल एडवाइस तो ये है कि आप जल्दी स्टार्ट कर दें, प्रॉपर प्लानिंग से चलें। आप सिर्फ अपने हिसाब से स्ट्रैटेजीज़ ना बनाएं, आप और लोगों से, जितने भी लोगों से पॉसिबल है, आपके टीचर्स हैं, उनसे गाइडेंस लेते रहें। दूसरा ये मुझे दिख रहा है कि हाँ, आप सक्सेस के मायने अपने हिसाब से बिल्कुल भी तय ना करें। हो सकता है जो आपके लिए सोच के रखा हो वो ज़्यादा बेटर हो और आपको वैसा ही कुछ मिल जाए। अगर वो नहीं मिल रहा तो वैसा ही कुछ मिल जाए। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप बिलीव करते हो अपने आप में, तो वो चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन उसके लिए आप, जैसे हेरोफेंट का कार्ड है, आप सरेंडर रखो जिस भी डिवाइन एनर्जी पे आप मानते हो, तो वो आपका ज़रूर साथ देगी। आकांक्षा, नेक्स्ट सवाल ये है कि जो बच्चे इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, क्या वो बच्चे फॉल्स होप लगा के बैठे हुए हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, डिसिप्लिन्ड मेहनत कर रहे हैं, उनको गाइडेंस भी ठीक मिल रही है, माना ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, लेकिन क्या रिजल्ट की उम्मीद लगाना गलत है उनसे? ओके, नहीं, रिज़ल्ट की उम्मीद लगाना गलत नहीं है, लेकिन गिव अप करना गलत है। ये सारे कार्ड्स नेगेटिव आए हैं, इसका मतलब है कि आप अभी नेगेटिव ना होएं, आपके पास अभी भी समय है, आप फिर से चीज़ें कर सकते हैं। मैं इसी में सवाल ऐड करूंगा कि क्या किसी का भाग्य उसके एफर्ट से, मान लीजिए कि वो एफर्ट कर रहा है, बदल सकता है? यस, 100% बदल सकता है। हमारे जो भी एफर्ट्स हैं, हम कितनी कोशिश कर रहे हैं, जैसे ये 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये कितनी कोशिश करता दिखाई दे रहा है इसमें एक इंसान, तो आपके जितने भी आप जितनी कोशिश करते हो, उतनी तेज़ी से आपकी किस्मत बदलती जाती है। ओके, मेरा सवाल नेक्स्ट ये है कि मैंने कुछ ऐसा देखा है, कुछ बच्चे जीनियस होते हैं और कुछ बच्चे मेहनती होते हैं। ठीक है, सचिन तेंदुलकर का नाम लूँ तो वो क्रिकेट में जीनियस है, और अगर मैं राहुल द्रविड़ का नाम लूँ तो वो एक मेहनती और डिसिप्लिन्ड है बच्चा। ऐसा क्या ऐसे बच्चे सक्सेस होंगे जो जीनियस हैं या जो मेहनती हैं, या कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ एफर्ट से काम चला रहे हैं, जिनको ऐसा लगता है कि किस्मत में ये चीज़ हो सकती है, नहीं हो सकती है? जो एफर्ट से काम चला रहे हैं, उनकी जो भी सक्सेस रहती है वो लॉन्ग टर्म सक्सेस रहती है। जो जैसे ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की है, वो फिर लास्ट में उनको फ्रूट ज़रूर मिलता है, उनको सक्सेस ज़रूर मिलती है। और जो बच्चे ऑलरेडी जीनियस हैं, उनके पास सब कुछ है, अब वो उस चीज़ को कैसे यूज़ कर रहे हैं, कहीं वो बीच में गिव अप तो नहीं कर दे रहे, अपनी क्लैरिटी लूज़ तो नहीं कर दे रहे, उस पर डिपेंड करता है कि उन्हें सक्सेस मिलती है या नहीं। लेकिन अगर कोई मेहनत कर रहा है तो उसको फॉर श्योर सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। इसी में मेरा और क्वेश्चन है कि पेरेंट्स जब इन्वॉल्व होते हैं बच्चों की, क्या वो पेरेंट्स कहीं बार बार बच्चे को बोल के दखल अंदाजी तो नहीं करते हैं? एक पेरेंट को ये क्लियरली डिसाइड करना चाहिए, जैसे ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, कि वो कितनी दखल दे रहे हैं। मतलब वो क्या वो उनकी बार बार चीज़ें बोलने से किसी भी तरह की डोमिनेंस क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से जो बच्चा अपना इंटरेस्ट लूज़ कर दे रहा है, या उसकी मुश्किलें और बढ़ रही है। क्योंकि जो प्रेपरेशन का फेज़ होता है वो ऑलरेडी बहुत एंक्शियस फेज़ होता है बहुत सारे लोगों के लिए। ऐसा तो कोई स्टूडेंट नहीं होता है कि जो तैयारी कर रहा है लेकिन उसको थोड़ी भी एंग्जाइटी नहीं हो रही है। इसलिए पेरेंट को अपनी बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी, उनको देखना पड़ेगा कि वो मोटिवेट कर रहे हैं या वो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। ओके, सो ऐसे बच्चों के लिए आपको, पेरेंट्स को खासकर ये एडवाइस है कि अपने बच्चों को मोटिवेट करें, उनको आप उनका साथ दें,
आप जो बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं बच्चों के साथ, जो वार्तालाप, आपकी कन्वर्सेशंस जो डेली बेसिस पे हो रही है, उसमें ये ध्यान रखें कि बच्चों को कहीं एक छोटा सा थ्रेड है, कहीं आप उसको ब्रेक तो नहीं कर रहे हैं, प्रेशर, टेंशन, एंग्जाइटी, इन सब को लेके। सो आकांक्षा ने जो आंसर्स हमें किए वो बड़े बेहतरीन थे। और नेक्स्ट क्वेश्चंस पे अगर हम आएँ तो आकांक्षा, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा है जो, उसके लिए टाइमलाइन का क्या रहता है कि मतलब प्रिपरेशन की जो टाइमलाइन है ये भी क्या डिफ़ाइन होती है कार्ड्स के थ्रू कि इतनी देर तक ही बच्चा एफर्ट कर सकता है, उसके बाद उसको वहाँ पे उस चीज़ को छोड़ देना, प्रिपरेशन को छोड़ देना चाहिए और कुछ और देखना चाहिए? चेक कर लेते हैं। सो मेरे पास कार्ड आया द जस्टिस का। द जस्टिस का कार्ड ये बताता है कि आपको क्या चीज़ मिलनी है, उसका कोई डिफ़ाइंड टाइम नहीं होता है। आपकी प्रिपरेशन कम है लेकिन अच्छी है, क्वालिटी उसकी अच्छी है, तो भी आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और आपकी प्रिपरेशन बहुत टाइम से है, आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, तो भी आपको रिज़ल्ट मिलेगा। कोई भी डेफिनेट टाइमिंग नहीं होती है, बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान फिर भी रखना है कि आपने उस बीच प्रिपरेशन में कहीं खोना नहीं है, आपने छोड़नी नहीं है चीज़ें। यही रिजल्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन है कि अगर रिजल्ट मन मुताबिक नहीं आ रहा है तो क्या करना चाहिए? ओके। मैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो किया वो नहीं आया तो क्या करना चाहिए? अगर रिज़ल्ट मन मुताबिक नहीं आ रहा है तो पहला है क्वीन ऑफ कप्स। आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए। आप प्लीज़ ये कार्ड देख सकते हैं, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आप कहीं पे भी उसको हार्ट ब्रेक में कन्वर्ट ना होने दें। आप अपनी उम्मीदें जो हैं वो ना छोड़ें, उसको लूज़ ना करें। और 5 ऑफ कप्स है। देखो 5 ऑफ कप्स को आप अगर ध्यान से देखो, जो भी आप स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं, इसमें एक पर्सन खड़ा है जो उन कार्ड्स को देख रहा है, जो उसके जो उन कप्स को देख रहा है जो उसके लिए अब गिर चुके हैं ना, किसी काम के नहीं रहे हैं। लेकिन इसके पीछे 2 कप्स आपको और दिखेंगे जिनकी तरफ वो देख ही नहीं रहा है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो आप प्लीज़ उन चीज़ों की तरफ ना देखें जो अब आपके लिए काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि आपके पीछे और भी चीज़ें हैं जिन पे आप देख सकते हो, आप देखना चाह नहीं रहे हो। तो आप प्लीज़ उनकी तरफ अपना फोकस मोड़ें। मोटिवेशन इज़ द की। और यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अगर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो हमें नेगेटिविटी पे फोकस नहीं करना है, हमें पॉजिटिविटी पे फोकस करना है। कई बार तस्वीर बड़ी धुंधली सी होती है जो हमें नज़र नहीं आती है, और उस तस्वीर को अगर हम अपने पॉजिटिव आईने से देखें तो हो सकता है वो हमारे लिए वो तुरुप का इक्का साबित हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे अगर हम आएंगे तो इमोशनल सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग मेरे सवाल हैं कि बच्चे क्या एग्ज़ाम्स को लेके इमोशनल होते हैं या नहीं होते हैं? पहला सवाल तो यही है, बेसिक सवाल। ओके। सो पहला सवाल आपका, इमोशनल होते हैं? बिल्कुल इमोशनल होते हैं। उनकी इतनी मेहनत जुड़ी होती है, उनके इतने सपने जुड़े होते हैं उस चीज़ से, उनके पेरेंट्स के, उनके आसपास के लोगों के, उनके टीचर्स के भी सपने जुड़े होते हैं। सबको उनसे उम्मीदें होती हैं, तो वो इमोशनली तो अपने गोल से, इन चीज़ों से जुड़े रहते हैं। तो एग्ज़ाम के पास जाके जब परफॉर्म करने की बारी आती है तो उस टाइम पे वो क्यों टूट जाते हैं इमोशंस, वही सेम इमोशंस? वो इमोशंस इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि कभी कभी आपकी जो प्रेपरेशन है उसमें लैक ऑफ प्रेपरेशन रहता है। कुछ चीज़ें रहती हैं जो आपने नहीं की होती प्रॉपरली, तो उस वजह से वो उस चीज़ में लैक आता है। और दूसरा है चैरियट। अगर आपको अपना गोल क्लियर होगा, अर्जुन की तरह अगर आपको सिर्फ मछली की आंख दिखेगी, तो ही आप उस चीज़ इन छोटी छोटी ऑब्स्टेकल्स से बच पाएंगे। अब मेरे पास जनरलाइज जो क्वेश्चंस थे उनसे मैं थोड़ा सा दूर जाके अब क्लोजिंग टेक अवे क्वेश्चंस की तरफ जा रहा हूँ। फिर इसके बाद हम स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे, एग्जाम रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे भी आएंगे। देखिए, आज का सेशन एक स्ट्रॉन्ग मैसेज क्या देता है स्टूडेंट्स के लिए, जनरल? ओके, सो हम जनरल एडवाइस देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए। यस। पहली एडवाइस तो ये आई है मेरे पास, 5 ऑफ पेंटिकल्स। आप ये ना सोचें कि आप दुनिया में सब चीज़ें पढ़ लेंगे, सब कुछ बाय कर लेंगे। अगर आपको कहीं पे फाइनेंशियल दिक्कत भी है तो भी आप चीज़ें कर सकते हो। पहली चीज़ें तो मैं आपको ये बताऊंगी, आप अपने टीचर से गाइडेंस लें, आप सब कुछ कर सकते हो। दूसरी है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको अगर
कुछ करना है और आप किसी चीज़ में एंटर कर रहे हो तो आप पूरी क्लैरिटी के साथ करो, फिर आप प्लीज़ बैक स्टेप ना लो उस चीज़ में। और एस ऑफ वॉन्ड्स ये है, कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ कतराओ मत। अगर वो आपके माइंड में है, आपने उसमें इंटेंशन सेट की है, तो वो चीज़ ज़रूर होगी। और अगर एक लाइन में आपने एग्ज़ाम गोइंग स्टूडेंट्स को एडवाइस देनी हो तो आप क्या देंगे 2026 के लिए? 2026 के लिए मैं, ये बहुत ही ज़्यादा द लवर्स का कार्ड है, ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड होता है टैरो में। इसमें मेजर अरकाना का कार्ड होता है, मतलब जो इसमें नज़र आ रहा है वो होके ही रहना है। तो 2026 में जो आप चीज़ें, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो एक सन का ईयर है, तो जो भी चीज़ें डेस्टिन्ड हैं वो होके ही रहनी है। सभी एग्ज़ाम्स आएंगे, रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, नंबर ऑफ़ पोस्ट्स या नंबर ऑफ़ सीट्स वो भी ज़्यादा रहेगा। तो आप प्लीज़, एक लाइन में मैं यही कहूँगी कि अब टाइम है करने का। एक छोटा सा सवाल है कि आज का कार्ड है जो कार्ड ऑफ द डे, Okay. वो स्टूडेंट्स को क्या याद दिलाना चाहता है या क्या दिखाना चाहता है? कार्ड ऑफ द डे है 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो 4 ऑफ पेंटिकल्स ये बताना चाहता है कि आप अपनी सोच के साथ बैठे ना रहें, आप प्लीज़ एक्शंस लें। ओके, नेक्स्ट ये है कि एग्ज़ाम सीज़न में स्टूडेंट्स को किस एनर्जी के साथ रहना चाहिए? ओके, एग्ज़ाम सीज़न में स्टूडेंट्स को हैंग्ड मैन का कार्ड ये बता रहा है कि उनको कंप्लीट सरेंडर रहना चाहिए। अब सरेंडर किस पे करना है? सरेंडर आपको डिवाइन पे तो करना ही है, वो चीज़ें तो मैटर करती हैं क्योंकि वो आपके बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, लेकिन आपको सरेंडर करना है अपने तैयारी के टुवर्ड्स, अपने टीचर्स के टुवर्ड्स। वो जो करवा रहे हैं आप प्लीज़ वो करते जाएँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गलती स्टूडेंट्स को जो अभी अवॉइड करनी चाहिए प्रिपरेशन के टाइम पे? ओके, क्या गलती अवॉइड करनी चाहिए? आपको गलती अवॉइड करनी चाहिए, आपको डिस्ट्रैक्शंस इस टाइम पे, जो अभी टाइम चल रहा है उसमें डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, सब फ़ोन की तरफ जा रहे हैं। आप प्लीज़ डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहें। मेन द सन का कार्ड आया है, इसका मतलब ये है कि आपको जो चीज़ बहुत खुशी दे रही है इस वक्त, शायद उसी को छोड़ने की ज़रूरत है अभी। ओके, चलिए आज का सेशन जनरलाइज तो यहीं पे हम कंक्लूड करते हैं। अब हम स्पेसिफिक हमारे एग्ज़ाम रिलेटेड सेशंस की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले टीचर्स अपने अपने सवाल छोटे मोटे पूछ सकते हैं और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे आगे। हेलो मैम, सो आज का हमारा सेशन कोई नॉर्मल क्यूरोसिटी से नहीं है, ये उन मास्टर कैडर एस्पिरेंट के लिए है जो लास्ट 3 to 4 ईयर से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज हम बेसिकली उन 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स की एनर्जी को एड्रेस करेंगे। नंबर 1 जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हैं, नंबर 2 जिन्होंने अभी तक बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं कर पाए हैं, ठीक है, नंबर 3 जो बीच प्रिपरेशन में अभी अटके हुए हैं। ओके, तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन तो यही है कि क्या 2026 में मास्टर कैडर पॉसिबल है? ओके। यस, पॉसिबिलिटी तो काफ़ी हाई है, लेकिन पॉसिबिलिटी जो है वो 2026 स्टार्टिंग की नहीं है, वो जो सेकेंड हाफ है उसमें लास्ट के 3-4 मंथ्स की एनर्जीज ऐसी दिख रही है। तो जो भी प्रिपेयर कर रहा है या प्रिपरेशन करने के लिए सोच रहा है या जिनकी प्रिपरेशन बीच में है, आपकी ऑल द 3 कैटेगरीज, वो उनके पास अभी काफ़ी टाइम है ऐसा, जिसमें वो फिर जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया वो स्टार्ट कर सकते हैं, उनको काफ़ी टाइम मिल जाएगा। जिनकी प्रिपरेशन हो गई है वो और अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, और जो बीच में अटके हैं वो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, अभी टाइम है उनके पास। पर 2026 में चांसेस आर क्वाइट हाई। ओके, क्योंकि जो लास्ट मास्टर कैडर का एग्ज़ाम हुआ था वो 2022 में हुआ था, उससे पहले 21 में हुआ था, तो कोई मतलब यहाँ पे वो साइकिल रिपीट, मतलब कोई रिपीटेड साइकिल नहीं चलता है नहीं है कि जैसे उससे पहले 2018 में हुआ था। तो स्टूडेंट्स को बेसिकली 2026 के लिए हाई होप्स लेके जाना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे एनर्जीज तो आ रही हैं, पर थोड़ी सी लेट आ रही हैं, थोड़े कुछ मंथ्स के बाद की आ रही हैं। तो इसलिए मैं इस तरह से ही गाइड कर रही हूँ कि अगर अभी नहीं की है प्रिपरेशन स्टार्ट तो कर दें, क्योंकि 2026 में होगा। मैंने ये पहले भी चीज़ बताई थी कि जैसे सन का ईयर है तो बहुत सारी नई चीज़ें स्टार्ट होती हैं, तो वो भी एक रीज़न है कि एग्ज़ाम होने के हाई चांसेस हैं। ओके, सो सबसे पहले तो हम उन्हीं स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं जो अभी नोटिफिकेशन आने का वेट कर रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? ओके, जो नोटिफिकेशन आने का वेट कर रहे हैं उनके लिए है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप चीज़ों को देख नहीं पा रहे हो। नोटिफिकेशन आने से तैयारी शुरू नहीं होती, तैयारी तब से शुरू होती है जब आप ठान लेते हो कि अब आपको करना ही है। कार्ड्स के मुताबिक
प्रिपरेशन ना स्टार्ट कर पाने का रीज़न क्या है? डर है या फिर क्लैरिटी का ना होना है? ओके, सो स्पेसिफिक एग्जाम से रिलेटेड स्टूडेंट को डर है या क्लैरिटी नहीं है? नहीं, क्लैरिटी उनको है, लेकिन उनको स्टार्ट कब करना है इस चीज़ के वेट में वो अपना टाइम एक तरह से वेस्ट कर रहे हैं। ये इस चीज़ को क्लैरिटी की कमी नहीं कहेंगे। और डर भी इतना डर नहीं है, डर तो तब आता है जब एग्ज़ाम एकदम अप्रोच होने वाला होता है। बात यह है कि जो टाइमिंग जो नहीं पता चल रहा उनको, जैसे नोटिफिकेशन नहीं आई है तो उनको ऐसे लग रहा है कि अब अभी हमारे पास बहुत टाइम है, हम ये बाद में भी कर सकते हैं, तो वो उस चीज़ में अटके हैं। क्लैरिटी तो है कि हाँ चलो ये चीज़ तो करनी ही है। क्योंकि एग्ज़ाम में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। हाँ, राइट। तो अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो ऑलरेडी प्रिपरेशन के बीच में हैं, ठीक है? तो अगर ऐसे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन के बीच में स्टक हो जाते हैं तो क्या वो एक फेलियर का साइन होता है या फिर ट्रांसफॉर्मेशन का साइन होता है? ओके, नहीं, ये कहीं से भी फेलियर का साइन है, ये अपने आप में चेंजेस लाने का साइन है। ट्रांसफॉर्मेशन जो आप कह रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है। ये स्टक होना ये बताता है कि आप जिस तरह से चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, अभी जो भी स्ट्रैटेजीज आपने अप्लाई की हैं या जो भी आप टाइम दे रहे हो, आपको उसमें चेंज लाने की ज़रूरत है। और जो एस्पिरेंट्स हर दिन प्लान बनाते हैं कि हम कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे और इनकंसिस्टेंसी आ जाती है, तो उसका रूट कॉज क्या है? रूट कॉज है और दूसरे लोगों को देख के डिस्ट्रैक्ट होना, एक ये है। दूसरा कॉज मुझे ये दिख रहा है कि उनको ना बहुत ज़्यादा ऐसा डर रहता है कि हम नहीं कर पाएंगे, अभी तो हम टाइम दे रहे हैं पर हमें शायद ना, मतलब हम ये टाइम हमें डिच कर देगा, हम नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली ये ही रूट कॉज दिख रहे हैं। और ये चीज़ तभी होती है जब ना आप जब स्टार्ट कर रहे थे उस एनर्जीज़ में जो होते हो, आप प्रेपरेशन के टाइम पे वो एनर्जी लूज़ कर देते हो। जितना जितना टाइम बढ़ता जाता है उतना उतने आपकी एंग्जाइटी बढ़ती जाती है, तो ये रीज़न रहता है। अब बात करते हैं उन एस्पिरेंट्स की जो जिनका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और उनको फिर भी ये लगता है कि ये सफिशिएंट नहीं है, मतलब जितना भी उन्होंने पढ़ा है वो सफिशिएंट नहीं है और अब कुछ नया पढ़ते हैं। ओके, ठीक है, उनके लिए चेक कर लेते हैं जिनकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। सो उनको बेसिकली अभी क्योंकि उनकी तैयारी पूरी हुई है, लेकिन उनको अब ऐसी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जैसे वो रिवीजन ज़्यादा करें, फिर वो प्रैक्टिस ज़्यादा करें, टेस्ट सीरीज़ फॉलो करें, टेस्ट सीरीज़ दें जितनी हो सकती हैं। ये 3 चीज़ें हैं जो करने से उनकी प्रिपरेशन एकदम 100% रहेगी। बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। फोकस करें, हाँ, ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और ये साथ ही उन एस्पिरेंट्स के लिए भी अप्लाई होता है ऑब्वियसली, जो इन बिटवीन भी हाँ, जिनकी अभी प्रिपरेशन के बीच चल रही में है, है, तो हाँ, वो भी उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसी से उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। हाँ जी। तो अब एक इन जनरल क्वेश्चन पूछ लेते हैं सभी टाइप के एस्पिरेंट्स के लिए। तो जो ये वेटिंग फेज कह लो जो ये चल रहा है, तो ये क्या उनके लिए एक वेटिंग फेज ही है या फिर उनको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए कि एग्ज़ाम जो है उसके होने के चांसेस ज़्यादा है, तो हमें मतलब अपनी प्रिपरेशन जो है वो इस टाइम पे और स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए? ओके, उन्हें इस चीज़ को पॉजिटिवली देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये एग्ज़ाम होगा नहीं, ये एग्ज़ाम होगा, जल्दी होगा, तो उनको इस चीज़ को अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए कि अभी उनके पास टाइम मिल रहा है ताकि वो और तैयारी कर सकें, और अच्छे से कर सकें, स्ट्रॉन्ग कर सकें अपने प्रेपरेशन को। तो इसको काफ़ी पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए उनको, ना कि उसको वेट कर करके उनको अपना मोटिवेशन लूज़ करना चाहिए या इंटरेस्ट लूज़ करना चाहिए। क्योंकि कार्ड्स के अकॉर्डिंगली मास्टर कैडर का पेपर जो है वो कार्ड्स के अकॉर्डिंगली तो हाई चांसेस दिख रहे chances हैं। एंड न्यूमरोलॉजिकली भी देखो तो अभी जो 2026 है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी। स्पेशली एक चीज़ बता दूं, जैसे मैंने कहा कि 1 ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो वो गवर्नमेंट एग्जाम जैसे जो सन होता है वो गवर्नमेंट रिलेटेड चीज़ों को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो वो वाली चीज़ें भी कंसीडर करके वो परफेक्ट टाइमिंग अलाइन हो रही है। तो माय लास्ट क्वेश्चन इज कि कार्ड्स के अकॉर्डिंगली मास्टर कैडर एस्पिरेंट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या है? ओवर थिंकिंग, वेटिंग या फिर डिसिप्लिन प्रैक्टिस? ओके, चेक कर लेते हैं। सो
ओवर थिंकिंग तो नहीं करनी चाहिए, और वेट आप कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन उसको आप कंस्ट्रक्टिवली लो। आपको ये नहीं सोचना चाहिए, आपको किसी नेगेटिविटी में नहीं आना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है बट आपके फ्रेंड्स का हो गया या आपके रिलेटिव्स का हो गया है, अब आप कैसे उस चीज़ को फेस करोगे या आपको बुरा लग रहा है। आपको उस तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी डेस्टिनी है। अगर उनका हुआ है आपका भी होगा, सबका टाइमिंग अलग रहती है। तो आप सिर्फ अपने आप पे फोकस करो, आप इन चीज़ों पे ध्यान ना दो, क्योंकि जिस दिन आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा उस दिन ये चीज़ें मैटर भी नहीं करेंगी, पर ओवर थिंकिंग आपका टाइम ज़रूर वेस्ट करेगी। तो बेसिकली ये साल जो है ये मास्टर कैडर एस्पिरेंट्स का है, और उनको कंसिस्टेंटली जो है अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए, चाहे आपने अभी तक शुरू नहीं किया है या फिर आप शुरू कर चुके हो या ऑलरेडी आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि होगा। सो मैं आपसे CSR नेट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग पूछना चाहूँगी। जैसा अभी मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है, मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ना कॉन्टेक्ट में आई हूँ। तो एक कॉमन जो मतलब क्वेरी या फिर जो मुझे लगता है स्टूडेंट्स को रहता है ना, वो ये होता है कि स्टूडेंट्स काफ़ी प्रिपरेशन करते हैं। जैसे उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया तो भी उनको क्वालिफाई नहीं हुआ, सेकेंड दिया फिर भी क्वालिफाई नहीं होता है, फिर थर्ड होता है, इवन मतलब उनको 1 ईयर 2 ईयर ऐसे हो जाता है, बट लेकिन उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं है कि वो मेहनत नहीं करते, स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, लेकिन मतलब इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट्स भी हैं फिर भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो फिर हम एक ऐसी क्या चीज़ उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं कि वो डेली रूटीन में अपना ऐड करे कि जिससे मतलब जो वो अपना उन्होंने टारगेट सेट किया वो अचीव कर ले। तो क्या उन्हें ऐसा एक रूटीन में सेट करना चाहिए? ओके, CSIR स्टूडेंट्स ऐसा क्या? ओके, तो क्या वो कर सकते हैं? ये 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स का मतलब होता है कि जो भी वो रोज़ पढ़ रहे हैं उसको सेलिब्रेट करें। जब वो सेलिब्रेट करेंगे वो खुद में सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, वो शायद जो जितना कर रहे हैं उससे थोड़ा ज़्यादा करेंगे, सो दैट दे कैन सेलिब्रेट अगेन। तो वो ये चीज़ शामिल कर सकते हैं जिससे उनकी हेल्प होगी जो बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पेशली उनकी। ठीक है, तो मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो ये स्टूडेंट्स हैं ये बेसिकली अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को भी सेलिब्रेट नहीं करे। एक्सपेक्टेशन टारगेट उन्होंने बहुत ज़्यादा रख दिया खुद से, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को वो नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो फिर मतलब वो अपने आप को अप्रिशिएट करे, तो ये सब स्टूडेंट्स के लिए कि वो कर सकते हैं। Exactly. हाँ, ठीक है। सेकेंड ये रहता है कि अभी जैसे मास्टर्स के बाद जो स्टूडेंट्स हैं मतलब उनको एक ये भी होता है कि फैमिली की तरफ से उनका ना मैरिज का प्रेशर भी रहता है। तो वो अपने मैरिज और अपने करियर प्रेशर को कैसे हैंडल करें, मतलब इसमें क्या उन्हें करना चाहिए? ओके, पर्सनल लाइफ और करियर में Career कैसे को बैलेंस balance आउट करें। करें? ओके, देखिए आप जो ऐसी चीज़ों में हैं अभी स्टूडेंट्स जिनकी पर्सनल लाइफ सेट करने का टाइम है, उनको इस तरह का प्रेशर है। देखो, आपकी ये खुद की सोच है कि शायद आप अगर पर्सनल लाइफ को सेटल करना चाहते हैं, ये आपकी खुद की सोच है कि आप उसके बाद शायद आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। ऐसा रियलिटी में नहीं होता। ये 4 ऑफ कप्स है, ये दिखा रहा है कि आपको जो ऑफ़र हो रहा है आप उसकी तरफ देखें। अगर आपको जो ऑफ़र हो रहा है उसके बाद आपके और ज़्यादा रास्ते खुल सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सब चीज़ें एंड हो जाएंगी जो आप सोच रहे हो। ये आपकी खुद की धारणा है। ठीक है, तो मतलब सेल्फ बिलीव इम्पॉर्टेंट है। Right. कि वो खुद पे बिलीव करे। तो और आप उससे एक्सेप्ट करें, अभी जो चल रहा है। अगर ठीक है, अगर आपको मैरिज का प्रेशर है, गो फॉर इट। हो सकता आपको आगे उससे ही रास्ता मिल सकता है उसकी तरफ जाने को। बस आप अपनी प्रेपरेशंस को मत छोड़ो। ठीक है, मतलब सब चीज़ों के लिए ओपन रहो। Right. कैसा ऐसे बोल सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो CSR स्टूडेंट्स होते हैं अभी काफ़ी ऐसा होता है कि मास्टर्स के बाद सब अपने करियर को परस्यू करते हैं। तो एक इशू ना कंपैरिजन वाला भी आता है। एज की मास्टर्स के पास CSR नेट की प्रिपरेशन काफ़ी लॉन्ग टर्म रहता है, लेकिन अगर हम अपने फेलोमेट्स को देखें, अपने फ्रेंड्स को देखें, वो सब अपने जॉब्स के लिए आगे जाते हैं, तो फिर वहाँ से कंपैरिजन एक कॉमन होता है कि जो आ जाता है मन में, और वो कहीं ना प्रिपरेशन को लैग भी कर देता है। तो वो कंपैरिजन के लिए टैरो कार्ड क्या सजेस्ट करता है? ओके, ये देखिए आप इस क्वेश्चन के लिए कार्ड आया 8 ऑफ कप्स का। सभी का रास्ता अलग होता है। अगर आप इस तरह से कंपेयर करेंगे तो आप भी उन्हीं चीज़ों में फंसे रहेंगे जो जिन चीज़ों में वो फंसे हैं। उन्होंने आज अपनी जॉब जल्दी स्टार्ट की है, उसका कुछ भी रीज़न हो सकता है ना कि उन्होंने क्यों की है। उनकी प्रायोरिटीज़ अलग होंगी, आपकी अलग हैं। तो आप प्लीज़ कंपैरिजन ना करें, आपको उन चीज़ों से वॉक अवे करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अपनी जर्नी पे ट्रस्ट करना है और अपने पर ही मेन फोकस रखना है, Right. रेदर देन कि सबको देखना है। हाँ, क्योंकि उनकी कुछ भी बैक स्टोरी हो सकती है ना, टू स्टार्ट अर्ली देयर जॉब और समथिंग, पर आपका गोल कुछ और है, उसका मकसद कुछ और है। ठीक है,
चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो CSNET स्टूडेंट्स होते हैं क्या वो रिसर्च के लिए इमोशनली रेडी है? तो ऐसा कुछ टैरो कार्ड कुछ ऐसा सजेस्ट करता है कि वो रिसर्च के लिए इमोशनली रेडी है या नहीं? नहीं, इमोशनली तो मुझे रेडी होने का कार्ड नहीं आ रहा है, मुझे द हर्मिट की एनर्जीज आ रही हैं। हर्मिट की एनर्जी होती है कि ये एक सोचा समझा स्टेप होता है जिसमें आपको फिर रहना ही पड़ता है। तो अगर आप रिसर्च माइंडसेट से जा रहे हो तो आपको पूरा उसमें आपको कहीं पे भी इमोशनल सपोर्ट तो नहीं मिलेगा, ये कहीं से भी नहीं दिखा रहा है। द हर्मिट की एनर्जीज ऐसी नहीं होती हैं, वो बहुत प्रैक्टिकल एनर्जीज होती हैं कि वो आप प्रैक्टिकली जाओगे, आपका प्रैक्टिकल माइंडसेट ही रहेगा और वही आपको वहाँ पे रखेगा सही में। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब जैसे स्टूडेंट्स ना मतलब क्या करते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो नेट की प्रिपरेशन के लिए आ जाता है, बट उनका मतलब फैमिली प्रेशर हो सकता है या फिर उन्हें नहीं पता कि आगे क्या परस्यू करना है, फिर भी नेट की तैयारी के लिए आ जाता है, बट काइंड ऑफ उन्हें क्लैरिटी नहीं रहती है कि उन्हें मतलब टीचिंग की तरफ जाना है या फिर उनको रिसर्च की तरफ जाना है, तो मतलब कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट्स। तो वो कंफ्यूजन अपनी कैसे क्लियर कर सकता है, फिर उनको क्लैरिटी कैसे आ सकती है? देखिए, अगर आपके लिए आप जल्दी सेटल होना चाहते हैं तो फिर आप रिसर्च की तरफ मत जाएं, क्योंकि उसमें वो बहुत टाइम टेकिंग है, आप जल्दी सेटल नहीं होंगे, वो चीज़ एंग्जाइटी क्रिएट करेगी। जिस तरह से कार्ड्स आ रहे हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप फाइनेंसेस के बारे में सोचते हैं तो आप नेट क्लियर करें और फिर आप जहाँ फर्दर अप्लाई करना चाहते हैं आप उस तरफ चले जाएँ। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आप रिसर्च के लिए बने हैं और आप कुछ आप सोसाइटी को कुछ देना चाहते हैं या आप उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए कुछ देना चाहते हैं, तो ही आप उस फील्ड के लिए जाएं, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग है। इसमें आपको ज़्यादा देर तक रहना पड़ेगा, प्रेपरेशन वाले फेज़ में भी और उसके बाद भी आपको ज़्यादा उसमें रहना पड़ेगा। तो आप पहले इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं, इन 2 चीज़ों के बारे में सोच के डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो काफ़ी टाइम से मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर से प्रिपरेशन कर रहे हैं CSNET एग्ज़ाम की। सो 2026 हम उनके लिए कैसा जाएगा? मतलब वो उम्मीद रखे कि उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, उनकी मेहनत मतलब कैसे होगी, इस बार हो पाएगा या नहीं, तो 2026 ईयर उन स्टूडेंट्स के लिए कैसा जाएगा? ओके, लेट्स सी। सो जो ये स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए आप पूछ रहे हो, जिनकी प्रेपरेशन जो है अगेन 8 मंथ्स से चल रही है, उनके लिए तो मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आता दिख रहा है। अगर किसी की प्रिपरेशन उससे कम है, 8 मंथ से कम की है अभी तक, जब हम देख रहे हैं उससे 8 मंथ्स आप काउंट कर लीजिए, अगर उससे कम की है तो उनको ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मतलब जो स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए उम्मीद है कि इस बार उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सकता है। चलिए, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं मतलब कॉन्फिडेंट भी होते हैं, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते हैं, रिवीजन भी उनकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाते ही ना वो एटमॉस्फेयर कुछ ऐसा हो जाता है ना कि जो स्टूडेंट है वो मतलब उस टाइम पर ना मे बी उनका मतलब मेंटल एबिलिटी नहीं आ पाती है या फिर वो मतलब कुछ भी हर्डल्स आ जाता है, तो वो जो 3 इयर्स का टाइम होता है ना वो उस टाइम पे अपना 100% नहीं दे पाते, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स रह जाते हैं एग्जाम में। तो फिर उन स्टूडेंट्स के लिए क्या गाइडेंस होंगी कि उनको क्या करना चाहिए? ओके, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम के लिए वहाँ पे बैठ गए हो, अब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो आप एकदम रश मत करो कि एक साथ ही आप पैनिक हो गए हो और आप और क्वेश्चंस देख रहे हो, और बहुत सारे क्वेश्चंस पे मत जाओ। जैसे जैसे आपको क्वेश्चंस आते जाते हैं आप उसको अटेम्प्ट करते जाओ, और बहुत सारे क्वेश्चंस स्किप भी मत करो। हो सकता है आपको टाइम ना मिले वापस उस पे जाने का, तो आप स्किप मत करो। आप एक एक करके धीरे धीरे पहले टाइम लेके उसको मैनेज करते जाओ, फिर आपको ऐसा इशू नहीं आएगा, आप पैनिक नहीं होंगे ज़्यादा। ठीक है, मतलब स्टूडेंट्स के लिए ये है कि वो जल्दबाजी ना करें, जैसा हम भी स्टूडेंट्स को यही गाइड करते हैं कि एग्जाम से पहले आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, अपना मतलब मेंटल पीस मेंटेन करके जो भी आपकी हर्डल्स उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस अपने क्वेश्चन पेपर पर फोकस रखना है और अपनी एबिलिटी पर फोकस रखना है। राइट, और जब आप वहाँ पे बैठे हो एग्ज़ाम देने के लिए, तब भी आप अपने आप को भी सेटल होने के लिए टाइम दो। आप 2-3 मिनट लो, रिलैक्स करो, उसके बाद आप स्टार्ट करो। ठीक है, ओके। चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे स्टूडेंट्स हैं, आप स्टूडेंट्स को अगर हम ऐसा बोले कि एग्ज़ाम के 1 वीक बिफोर कि उनको क्या करना चाहिए कि मतलब जिससे वो अपना एग्ज़ाम तक जाते जाते अपना जो भी उन्होंने किया है वो सारी प्रिपरेशन अपना 100% वो अपना वहाँ पे परफॉर्म कर पाए?
तो क्या गाइडेंस होगी? ओके, सो 1 वीक बिफोर, जैसे ये स्ट्रेंथ का कार्ड दिख रहा है, तो आप जैसा एज द नेम सजेस्ट यही बोलूँगी कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, मतलब आपके जो सबसे अच्छे टॉपिक्स हैं और जो आपको पता है ये चीज़ तो आती ही है, आपने स्टडी की है ये चीज़ कि ये पैटर्न रहता है, आप ज़्यादा ध्यान उन चीज़ों पर ही दें। ठीक है, मतलब अपने स्ट्रेंथ पे फोकस रखना है और मतलब जो भी किया उस पर ट्रस्ट रखना है। राइट। ठीक है। सो जैसे अभी हमारे पास भी स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो फर्स्ट मंथ के टाइम पर तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होता है, मतलब काफ़ी स्ट्रेंथ होती है, बट जैसे जैसे एग्जाम पास आता है ना, तो स्ट्रेंथ वो कम होती रहती है। मतलब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, या तो मतलब कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, या फिर वो कहीं ना कहीं इधर उधर मतलब बिजी हो जाता है, या फिर अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देता है विद इन द प्रिपरेशन ही, ड्यूरिंग प्रिपरेशन ही। तो फिर मतलब कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए स्टूडेंट को क्या गाइडेंस रहेगी, उनके लिए क्या सजेशन रहेगा कि वो कंसिस्टेंट रह पाए? ऑलराइट। कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम मुझे ये नहीं दिखते हुए, ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे इस चीज़ की दिख रही है कि वो उस चीज़ में आ तो जाते हैं, लेकिन फिर उनकी शायद कभी वो क्वेरीज सॉल्व नहीं हो पाती हैं, या वो अपनी बात को उस तरह से नहीं रख पाते हैं, उनके डाउट्स इतने रहते हैं जिस वजह से वो ड्रॉप आउट्स करते जाते हैं, वो उस चीज़ से हटते जाते हैं। तो स्टूडेंट के एंड पे इस चीज़ का ये आप मतलब वो खुद में इंश्योर कर सकते हैं कि अगर वो कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो फिर उसकी जितना वो पढ़ रहे हैं उससे काम नहीं चलेगा, उनकी अपनी मेहनत भी चलेगी, फिर वो वाला डाउट उसी टाइम पे क्लियर करना पड़ेगा, तभी उनको जब पूरा बिलीव हो जाएगा कि ठीक है मेरा ये टॉपिक हो गया, तो तब वो नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, तो फिर वो ड्रॉप आउट्स कम हो जाएंगे। ये स्टूडेंट के एंड पे है। और टीचर्स के एंड पे अगर मैं इस चीज़ को देखूँ तो देखो टीचर्स के लिए ये बहुत ऐसा होता है कि इतने सारे स्टूडेंट्स, आप नहीं बता पाओगे किसकी क्या प्रॉब्लम है, तो वो तो स्टूडेंट के एंड पे मतलब पे ही आता है वापस से, मतलब बॉल उन्हीं के कोर्ट में आती है वापस से, कि उन्हीं को अपने आप वापस आके बताना पड़ेगा, अदरवाइज ये वाली प्रॉब्लम रहेगी ही, क्योंकि ये कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम नहीं है, ये अपनी बात ना रख पाने की प्रॉब्लम है, या उसको खुद ही इग्नोर कर देने की प्रॉब्लम है ये। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं पूरे डेडिकेशन के साथ उन्होंने डे 1 से प्रिपरेशन किया, बट एग्जाम रिजल्ट आने के बाद वो 0.5 या 1 मार्क्स से रह जाते हैं। फिर अब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वहाँ पर आता है, फिर ये थॉट्स भी आता है कि उन्हें रीस्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कुछ ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस देखने चाहिए। तो फिर अगर स्टूडेंट्स को रीस्टार्ट करना है तो अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए क्या सजेशन होगा कि कैसे वो करें? ओके, ठीक है। सो अगर आप इतनी कम मार्क्स से रहते हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रेपरेशन में कहीं पे प्रॉब्लम थी, इसका मतलब है कि उस टाइम एग्ज़ाम जब आप दे रहे थे उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है, आपने उस कोई क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट कर दिया है, या आप वहाँ तक पहुँचे नहीं, टाइम मैनेज नहीं हुआ, उस वजह से आप रहे हो, तो उनको कॉन्फिडेंस तो लूज़ करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी प्रेपरेशन बिल्कुल ठीक चली है। वो दोबारा से उसको स्टार्ट करेंगे तो वो फिर से उससे बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। उनको ध्यान अब देना है, मतलब उनको ज़्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, अब ज़्यादा फोकस उनका प्रैक्टिस पे होना चाहिए, ताकि वो प्रॉब्लम एग्ज़ाम में ना करें, क्योंकि मोटिवेटेड तो वो होंगे तभी वो इतने मार्क्स भी लेके आए हैं कि ओनली 2-3 मार्क्स का या पॉइंट समथिंग का मार्जिन से रहते हैं वो, तो बस उनको ये चीज़ ध्यान देनी है, कहीं पे भी कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना कि हमसे नहीं होगा या हमारी ये किस्मत में नहीं है, क्योंकि इतने कम से रहना मतलब प्रेपरेशन में तो कोई कमी नहीं है। मीन स्टूडेंट्स को फिर अपनी एबिलिटी पे बिलीव करते हो, नेक्स्ट अटेम्प्ट ज़रूर देना चाहिए। Right. ठीक है मैम, हमारा एक एग्ज़ाम होता है IIT जैम, जो आपके बैचलर्स में होता है, एंड ये एग्ज़ाम आपको MSc के लिए IITs, NITs, IISERs और NISER जैसे टॉप इंस्टीट्यूशंस में पहुंचा सकता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे अपने बैचलर्स में बहुत अनसीरियस होते हैं, उनके पास कोई गाइडेड एनर्जी ही नहीं होती, मोटिवेशन ही नहीं होता इन सब चीज़ों को परस्यू करने का, तो उनके लिए कोई गाइडेंस? ओके, सो बेसिकली जब अपने बैचलर्स में कोई भी स्टूडेंट होता है तो उनको बहुत सारी इल्यूजन्स रहते हैं, उनको उस टाइम पे लगता है हम कुछ भी अचीव कर लेंगे, हमारे पास बहुत टाइम है, अभी जो एग्ज़ाम्स हैं मतलब हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हैं, अभी हम उतना ही फोकस करते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो टॉपिक्स उनको पढ़ाए जा रहे हैं, जितना टाइम उनको उस टाइम पे है उस पर काम करने का, वो उस चीज़ को अवॉइड करते हैं। तो अभी उस टाइम के लिए वो ये देख सकते हैं कि अभी हमारे पास टाइम है, अगर हम
अभी इस चीज़ को अच्छे से कर लेंगे तो अभी उतनी पेशेंस से और टाइम से आपका टीचर भी आपको वो चीज़ करवा सकता है। और स्पेशली क्या होता है कि जो भी टीचर्स उस टाइम पे आपको पढ़ा रहे होते हैं वो वेल एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो अपनी जगह पहुंच चुके होते हैं और बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो रोज़ उस चीज़ काम से जुड़े हुए हैं, तो उनके पास आपको ना देने के लिए नॉलेज बहुत है। तो आपको उस टाइम पे उसको लेने की कोशिश करनी चाहिए, आप जितना ग्रैब कर सकते हो करना चाहिए। और अपने आप को ना सेल्फ मोटिवेशन के लिए आपको रोज़ एफर्मेशंस कर सकते हो आप, सो दैट आप कहीं डिस्ट्रैक्ट ना हो, क्योंकि उस टाइम पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस रहती हैं आपके पास। और एक जो हमें कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि जिनका IIT जैम क्लियर हुआ है एंड दे हैव अ गुड रैंक इन द एग्जाम, ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स के पास ऑप्शंस होते हैं IITs के, नाइजर्स के, आइजर्स के, बट इवन आफ्टर दैट वो जहाँ से बैचलर्स कर रहे हैं वो उस यूनिवर्सिटी, वो उनका एक कंफर्ट जोन है, स्टिल दे प्रेफर कि नहीं, हम एक बार तो सोच लेते हैं कि हम वहाँ जाएंगे बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, लेकिन फिर जब एंड टाइम आता है तो इसी कंफर्ट जोन में चले जाते हैं कि नहीं, घर के पास ही रहना है, नहीं नहीं इस यूनिवर्सिटी से बैचलर्स किया है तो यहीं रहना है। तो उसके रिलेटेड आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे? ओके देखो, अगर आप कोई भी स्टूडेंट ये सोच रहा है कि अभी हम घर के पास रहेंगे तो हमारा एक कंफर्ट जोन रहेगा, हम विज़िट कर सकते हैं उनको, हम इमोशनली जो है सेटिस्फाइड रहेंगे, उनको ये चीज़ देखनी चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल के बारे में सोचना चाहिए और अपने थोड़े इंट्यूशंस फॉलो करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी आज आपको कॉलेज पास में मिल रहा है तो आपको कल को दूर नहीं जाना पड़ेगा। आप प्लीज़ लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ देखें। अगर आप अभी दूर चले जाओगे तो अच्छे पैकेजेस लेके आप बाद में आपकी लाइफ सेटल रहेगी। अभी पास रहोगे तो कभी ना कभी तो दूर जाना ही पड़ेगा, फिर उस टाइम पे आपको ज़्यादा दिक्कत रहेगी। तो जस्टिस का कार्ड आया है मेरे पास ना, तो आपको जो मिल रहा है आपको उस तरफ जाना चाहिए, चाहे वो दूर हो। फिर जब हम बात करते हैं टॉप इंस्टीट्यूशंस की, तो जहाँ टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ डिस्ट्रैक्शंस भी टॉप लेवल की हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं MSc में कि जो एक स्टूडेंट, मान लो आप ये मानो कि जो एक बहुत बेसिक यूनिवर्सिटी से आ रहा है एंड देन दे वेंट इनटू सम IIT, आइजर और नाइजर, है ना, तो वहाँ पे वो अपने आप को उस फोकस माइंडसेट में कैसे रखे कि अपनी MSc के बाद भी वो CSIR नेट अपना अच्छे से क्लियर कर पाए विद इन देयर MSc एंड उसके बाद भी वो गाइडेड रहे। ओके देखो, ये 3 ऑफ कप्स है, ये सेलिब्रेशन का कार्ड है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, देखो ये डिस्ट्रैक्शंस भी ज़रूरी होती हैं, लेकिन उसकी जो लिमिट है वो स्टूडेंट को खुद डिसाइड करनी पड़ेगी। उसको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना उस चीज़ में जाना है। ज़रूरी वो भी है, उसके बिना आप नहीं नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं बिहेव कर सकते, वो भी ज़रूरी है। तो आप बात भी करो, मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ घूमो भी, बात भी करो, आप पार्टी भी करो, लेकिन उसकी लिमिट आपको खुद तय करनी पड़ेगी। जैसे कि बहुत कम बच्चों को ये पता है कि जब आप इन टॉप इंस्टीट्यूशंस में जाते हो तो आपको MSc के टाइम ही एक स्टाइपेंड मिलना शुरू होता है, ठीक है, पर मंथ, एंड वो स्टूडेंट को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देता है। तो इस न्यू फाउंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को स्टूडेंट्स कई बार वाइजली नहीं यूज़ करते हैं। तो हाउ टू यूज़ दिस न्यू फाउंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाइजली एंड इस स्टूडेंट के मेंटल लेवल को कैसे इम्पैक्ट कर रही है? ओके सो अगर जिस टाइम पे स्टाइपेंड मिलना स्टार्ट हुआ है, आई थिंक उसके कुछ मंथ्स तक ही वो जो उनके माइंड में होता है अब हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो वो उस टाइम तक ज़्यादा करते होंगे इस चीज़ को ना। उसके बाद तो एक रियलिटी चेक ज़रूर मिलता है। तो अगर आप चाहते हो कि आप टोटली बैलेंस हो चीज़ों को, तो आप उसको प्लीज़ डिवाइड करें। ऐसा नहीं कि आप अपने लिए कुछ ना करें, उसका आप करें, उसको यूटिलाइज़ करें, पर जिस स्पेसिफिक चीज़ के लिए वो आपको मिल रहा है आप उसको माइंड में रखें। आप पहले ही उसको अपना बजट फिक्स कर लें कि इतना ही मुझे स्पेंड करना है इन एक्स्ट्रा थिंग्स, और उसका मिसयूज़ ना हो कहीं से भी। देखो, जो टॉपर बच्चे हैं, ठीक है, जो बहुत एक्सट्रीमली फोकस्ड है, वो यूजुअली अपने MSc के फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में नेट निकाल लेते हैं। लेकिन जो बच्चे, मान लो अब उनके बारे में बात करते हैं कि जहाँ डिस्ट्रैक्शन आ गई है, ठीक है, तो वो अपने पेयर्स को देख रहे हैं कि इसका 4th सेम में ही नेट हो गया, JRF हो गया, इसका 3rd सेम में JRF हो गया, और यार मैंने अपना MSc ऐसे वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो उनके लिए एक दोबारा रिस्टार्ट करने की डायरेक्शन, उसके लिए कुछ गाइडेंस।
अगर कोई भी चीज़ दोबारा से स्टार्ट करनी है तो उसके लिए ना बहुत एफ़र्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो एफ़र्ट्स के लिए सेक्रीफाइसेस भी नीडेड होते हैं। तो जो भी ड्यू सेक्रीफाइसेस हैं जो उसमें आपको ज़रूरी लग रहे हैं, या आपको कोई गाइड कर रहा है आपसे बड़ा स्पेशली, या जिन्होंने वो चीज़ क्रैक कर लिया, आप उनसे भी कंसल्ट करें और वो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, एंड माय लास्ट क्वेश्चन कि जब आपका बेसिकली आप पहुंचते हो एमएससी के अपने फाइनल सेम, ठीक है, या फिर थर्ड सेम, तो वहाँ पे ना एक पेरेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है कि नहीं आपको नेट का एग्जाम क्लियर करना है या तुझे जेआरएफ लेना बिकॉज यू हैव टू एनरोल इन अ पीएचडी। तो उस पेरेंटल प्रेशर को एक स्टूडेंट कैसे काउंटर कर सकता है? ओके, सो आई हैव गॉट दिस लवर्स कार्ड एंड द हर्मिट कार्ड। देखो, आपके पेरेंट्स प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि वो जिस टाइम पे प्रिपरेशन कर रहे थे या जब वो पढ़ रहे थे, जब उनका टाइम था, उससे अब वाला टाइम बहुत अलग है। तो लवर्स का कार्ड ये है कि आप अपने पेरेंट्स से पहले तो डरे नहीं, वो आपको एट द एंड ऑफ द डे आपका भला ही चाहते हैं, आपसे प्यार ही करते हैं। एंड द अदर कार्ड इज़ द हर्मिट कार्ड। आप उनको ना आज का सिनेरियो एक्सप्लेन करें। अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करोगे तो फिर वो उस चीज़ से आप ही प्रेशराइज्ड रहोगे, आपके पेरेंट्स को भी पता नहीं रहेगा कि आप इतने प्रेशराइज्ड हो उनकी वजह से। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा जनरेशन गैप होता है, टाइम बहुत अलग होता है, अब टाइम बहुत चेंज हो चुका है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, फिर और भी अदर देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। आप प्लीज़ उनको एक्सप्लेन करें, अपना कम्युनिकेशन क्लियर रखें। अगर आप कम्युनिकेशन क्लियर रखोगे तो जैसे साथ में लवर्स कार्ड आया, ये यही बता रहे हैं कि आपके पेरेंट्स आपका भला ही चाहते हैं, वो उस चीज़ को समझेंगे। हो सकता है वो आज ना समझे, 2 महीने के बाद समझे या 1 साल के बाद समझे, लेकिन अगर आप अपने एंड से उनको हर सर्कमस्टांस जो भी है आप ना उनको क्लियरली बताओ, सच बताओ, वो समझेंगे और फिर आपको वो प्रेशर फील ही नहीं होगा। तो बेसिकली कम्युनिकेशन जो है हमारा Is the वो key. एक ब्रिजिंग कंपोनेंट। सो आज का हमारा टैरो सेशन था जो एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो हमने ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम्स को डिस्कस कर लिया और वी आर वेरी थैंकफुल टू कांक्षा जिन्होंने टैरो सेशन के थ्रू हमें ये बताने की कोशिश की कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो फ्यूचर में आने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं और जो एट प्रेजेंट में प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, उनके लिए एनर्जीज क्या बोल रही है। तो जो मेरे ख्याल से मैं एक तो डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि डिस्क्लेमर ये है कि जो लोग रिलेट कर सकते हैं वही रिलेट करें, क्योंकि ये टैरो कार्ड्स की एनर्जी के थ्रू हमने कोशिश की है कि जो मेंटल ब्लॉक्स हैं, जो साइकोलॉजिकल माइंडसेट है बच्चों का, वो एड्रेस हो सके। ना कि हम कोई प्रेडिक्शन कर रहे हैं, हम सिर्फ इनकी गाइडेंस से हमने अपने आप को आपके सामने रखा है, ताकि कोई स्टूडेंट ऐसा ना सोचे कि जो इन्होंने बोला वो पर्टिकुलरली उसके लिए सेट बैठता है या नहीं बैठता है। तो टैरो कार्ड जो है वो एक मेंटर का, एक गाइडेंस का काम करती है, ना कि कोई प्रेडिक्शन या फ्यूचर बताने का काम करती है। सो बंसल एकेडमी वेलकम्स यू ऑल। और अगर आपके कोई इंडिविजुअल क्वेश्चंस हैं, मान लीजिए कोई भी, तो आकांक्षा मारवाहा मैम का हम आपको इंस्टाग्राम हैंडल और उसके अलावा हम आपको इनका जीमेल आईडी और इनका जो भी यूट्यूब चैनल का जो भी लिंक रहेगा आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप इंडिविजुअली वहाँ पे इनसे पर्सनली टाइम लेके अपने क्वेश्चंस पूछ सकें। और मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा कि ये फ्यूचर प्रेडिक्टर नहीं, ये गाइडेंस और मेंटरिंग का काम है। सो आप लोगों को अगर कोई भी सवाल पूछने हैं अपनी प्रिपरेशन को लेके, अपनी लाइफ को लेके, अपने चैलेंजेस को लेके, अपनी सराउंडिंग्स, रिलेशनशिप या फिर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आपका है, तो आप आकांक्षा मारवाहा मैम से पूछ सकते हैं इनके इंस्टाग्राम हैंडल पे इनको मैसेज करके, या फिर जो भी हम कंटेक्ट या लिंक हम आपको प्रोवाइड करेंगे उसके थ्रू। सो ये तो आज का टैरो सेशन है। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस।